नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद आर्यन। आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज़। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो शब्दों का वर्णन किया जाए उनके लिए वो बहुत कम है। और हम आपको पहले बता दें, उनका परिचय दे दें। आज हमारे साथ पंडित महेश शर्मा जी आज हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। और बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम बात करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे आरक्षण पर। आरक्षण जो लागू हुआ है जब से अभी तक, तो उसमें किन किन जातियों को फ़ायदा हुआ है और किन को होना चाहिए फ़ायदा, उस मूल बिंदु पर हम बात करेंगे। नमस्कार, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे आरक्षण पर। आरक्षण क्या है और किन लोगों को ये आरक्षण मिलना चाहिए, और जो कांग्रेस ने जो आरक्षण दिया था तो वो सही दिया या गलत दिया, उस पर थोड़ा सा हम आप समाज को, जनता को थोड़ा सा बता दीजिए। जी, जी। आरक्षण हमारी सरकार द्वारा जी। जो शोषित, वर्षों से शोषित, पीड़ित, वंचित समाज के जो गरीब लोग हैं, उनको सहारा देने के लिए, उनको उठाने के लिए, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए जी। दिया गया ये आरक्षण है। ये कांग्रेस ने अपने नियमानुसार काम किया। ये आरक्षण जो है हमारी संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार जो दिया गया, जी। तो उनकी मंशा इसको लागू करने में बिल्कुल सही थी। लेकिन सरकार सरकार द्वारा इसे लागू करने में जो बेसिक, जो आधारभूत चीज़ें थी, उनको नहीं लागू किए जाने से इसका सबको लाभ, जो इस लाभ का असली पात्र था, उसको नहीं मिला। जैसे कि असली पात्र से मेरा मतलब ये है, जो गरीबी की लिस्ट में सबसे नीचे है। जी। अगर जितने भी आरक्षित वर्ग हैं, इनकी जाति के हिसाब से लिस्ट बनाई जाए आर्थिक आधार पर, इन्हीं की जी। ओबीसी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, तीनों वर्गों में जो जितनी भी जातियां हैं, इनमें आर्थिक आधार से एक ऐसी लिस्ट बनाई जानी चाहिए थी जिसमें जो सबसे नीचे पायदान के लोग थे, वहां से शुरुआत होनी थी इसकी, जो कि नहीं हो पाई ईमानदारी से। और यही कारण है कि आज 75 वर्ष के बावजूद भी हमें कहीं भी इसका प्रभाव नजर नहीं आ रहा है। हम आज भी वहीं के वहीं हैं, सिर्फ सिफर बटे सन्नाटा। सिर्फ इसका शोर बहुत है, लेकिन इसका सही से लागूकरण करना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। थोड़ा सा आप बता दीजिए, जैसे किन किन जातियों को मिलना चाहिए था, किस रूप में कैसे मिलना चाहिए था। हाँ, इसी पर मैंने अभी जी। जी। आपको ब्रीफ किया था जी। कि जितने भी हमारे कैटेगरीज हैं, इसमें ओबीसी है, जी। अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, इसमें जितनी भी विभिन्न प्रकार की हमारी जातियां हैं, ठीक, जितनी भी जातियां हैं, तो उन सबकी आर्थिक आधार पर एक ऐसी लिस्ट बनाई जानी चाहिए थी जिसमें जो सबसे सबसे पहले नीचे वाले पायदान के लोगों को लेना था, उसके बाद उससे ऊपर वालों को लेना था, उसके बाद ऊपर वालों को लेना था, इस तरह से स्टार्ट करना था। और उसकी एक एक सीमा रखनी थी कि अगर कोई परिवार जिसकी वार्षिक आय यहाँ तक हो जाती है किसी व्यक्ति की, तो उसके बाद उसको वो लाभ नहीं देना था, ताकि उसके बाद दूसरे का नंबर लगता, जी। जो कि ऐसा नहीं किया गया। और इसीलिए कुछ ही लोगों ने इसका लगातार लाभ लिया, और कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें आज तक इसका कोई भी लाभ नहीं मिला। और जो बड़ा कड़वा सत्य यह है, बहुत ही कड़वा सत्य है, जिस पर कि आजकल के हमारे नेता भी विचार नहीं करते गंभीरता से, गहनता से। विभिन्न प्रकार के चिंतक आते हैं, वो भी इस पर गहनता से विचार नहीं करते। ठीक, वो ये था कि हर किसी को चाहिए था कि इसका सभी लोगों को समान अनुपात में लाभ मिले। ऐसा नहीं है कि कुछ खास खास कैटेगरीज में कुछ खास लोग ही पूरे आरक्षण का 80% लाभ ले लेते हैं। ठीक, तो ऐसा ही में हुआ, ऐसा ही ओबीसी में हुआ कि कुछ खास जातियों ने उसका 80%, 60%, 70% के लिए एक जाति ने सारा लाभ ले लिया, ये 2-3 जातियों ने ले लिया बस। और बाकी इस वर्ग में जितनी जातियां थी आज तक अछूती हैं, और खास करके जो वास्तव में जो गरीब निचले पायदान का, एकदम एकदम निचले पायदान का, उसको तो कोई भी लाभ आज तक नहीं मिल रहा है। वो तो आज भी वही का वही है। ये इस आरक्षण का वो पहलू है जिस पर लोग चाहते हुए भी
विचार विमर्श नहीं करना चाहते, चिंतन नहीं करना चाहते, बहस नहीं करना चाहते, क्योंकि इस पर जो चढ़ने वाली बहस होगी वो सरकारों की बहुत सी विफलताओं को उजागर करेगी, बहुत से नेताओं का चरित्र उजागर करेगी। लेकिन कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा है कि हम आरक्षण को खत्म कर देंगे, तो क्या ये सही है या गलत है, या उनका कोई और उद्देश्य है इसको देखिए खत्म करने के लिए? देखिए, कौन क्या कहता है नहीं कहता है मैं इस पर नहीं जानना चाहता, जी क्योंकि ये नेता है, नेता जितने भी हैं जिस पार्टी के हैं अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राज, ठीक। हर नेता अपने अपने हिसाब से हर चीज का इंटरप्रिटेशन करता है, यानी व्याख्या करता है। हम उस पर नहीं जाना चाहते। हम तो जो आज के समय में जो सच्चाई है, इस आरक्षण का वो अछूता पहलू है जो बहुत कड़वा है, जो सत्य है, उस पर कोई ध्यान नहीं देना चाहता। और जिन लोगों ने उस पर थोड़ा ध्यान दिया है, तब जनता ने भी उनकी तरफ ध्यान दिया। ये तो अभी आपने आरक्षण के बारे में सुना, और एक बहुत ही मुख्य बिंदु पर हम बात करने जा रहे हैं, जैसे कि कुछ महिलाएं जो प्रेम प्रसंग करती हैं और प्रेम प्रसंग करने का बगैर अपने माता पिता की आज्ञा से भागकर शादी करती है, क्या ये सही है या गलत है? जिस माँ बाप ने बचपन से अपनी बच्ची को पाला है, वो चाहता है कि मैं अपनी बच्ची की धूमधाम से शादी करूं, और वो लोग बाद में कहते हैं कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है, मैं स्वतंत्र हूँ, मेरा अधिकार है, हम 18 वर्ष के हो चुके हैं, हमको पूर्ण रूप से अधिकार है कि हम अपनी स्वयं अपना वर चुन सकें। जैसे कि आपने देखा होगा महाभारत के टाइम पे भगवान श्री राम को, जैसे सीता जी ने अपने स्वयं वर चुना, उनको भी अधिकार था। लेकिन इस टाइम कुछ लोग उसको सही कह रहे हैं, कुछ गलत कह रहे हैं, तो हम आपसे इसमें बात करना चाहेंगे, क्या ये सही है या गलत? तो आप अपने प्रश्न जो हैं क्रम के अनुसार रखें। सबसे पहला प्रश्न आपका क्या है? सबसे पहला प्रश्न हमारा ये है कि प्रेम विवाह कि कभी कभी ये सही भी होता है, कभी कभी ये गलत भी होता है। अब निर्भर ये करता है कि जो भी बच्ची या जो भी लड़की ये निर्णय लेने जा रही है वो कितनी परिपक्व है, अपनी उम्र के हिसाब से वो कितनी परिपक्व हो चुकी है, वो भविष्य में अपने बारे में कहां तक दूर तक सोच सकती है। खाली भाव के आवेश में आकर के प्रेम विवाह करना आगे चल करके बहुत बड़े दुख का ही कारण है। हाँ, यदि कोई मैच्योर्ड है, वो दूर तक सोच सकता है, समझ सकता है और सही निर्णय अपने ले सकता है, तो ठीक, तो उचित है। तो कुछ लोग जैसे होते हैं कि हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि लड़की के पिता रोते चीखते रहते कि अपनी पत्नी लड़की के सिर पे पैरों पे रख देते कि हमारी इज्जत रख लो, ये जो कर रही हो गलत कर रही हो, आपने जो शादी की है गलत कर रही हो, हमारी पत्नी हमारी इज्जत जो है तुम्हारे पैरों में है, इसको चाहे पुजाओ दो या बना के रखो, वो तुम्हारे हाथ में। तो उस पीरियड में ये क्या सही होता है या गलत होता है? लड़की बिल्कुल अपने पिताजी की इज्जत नहीं रखती, बिल्कुल उछाल देती है, इस पीरियड में कुछ हाँ, ध्यान करना चाहिए। इस बारे में मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे घर परिवार में जब हम बच्चे का पालन पोषण करते हैं, ठीक, तो उस पालन पोषण के समय हम अपने बच्चों को कौन से किस प्रकार के शास्त्र, किस प्रकार के जो हमारे इतिहास है या हमारे शास्त्र हैं, उनके किस किस तरह से उसको समझा करके कैसे उसका पालन पोषण करते हैं। अगर हम बचपन से ही खुले विचारों के हों, हर चीज़ को बिल्कुल ओपनली समझाएं, हर गुण दोष के बारे में, लाभ हानि गुण दोष के बारे में उनको व्यापक रूप से शुरू से ही बताते चले, तब ये प्रश्न उठेगा ही नहीं। ये प्रश्न तभी उठता है जब हम उनका सही से अपने संस्कारों के हिसाब से, अपने संस्कृति के हिसाब से, या अपने जो हमारा परिवेश है उसके खुले विचारों के हिसाब से उससे उसको शिक्षा नहीं देते, उसके हिसाब से उसको मैच्योर नहीं करते। तब फिर यही प्रश्न आता है कि जब हमने उसे सारे समय तो कुछ सिखाया नहीं, बच्ची को कुछ आइडिया नहीं, वो अपने प्रेम के आवेश में आके और सारा लाभ हानि गुण दोष दूरगामी निकटगामी परिणाम भूल करके
एकदम निर्णय लेती है, तब वो अपने माता पिता को भी भूल जाती है। तो वो इसीलिए भूल जाती है क्योंकि हमने शुरू से खुले विचारों से बच्चे को कभी ढंग से पकड़ा ही नहीं है। अगर हम शुरू से ही खुले विचार रख करके हर चीज बैठ के उसके विचार विमर्श करते हुए उसके साथ आगे बढ़े, तो बच्चा ना तो कोई चीज आपसे छुपाएगा और हर चीज में पहले आपसे ही राय लेगा कि मैं ये करने जा रहा हूँ मुझे। आप होता क्या है, बजाय इसके ये होता है कि माता पिता कुछ अपना इस प्रकार का एक छद्म आवरण बना के रखते हैं कि भाई कुछ डिसिप्लिन होना चाहिए घर में, कुछ डर होना चाहिए, और उसके डर के चलते ही बच्चे खुले मन से अपनी बात अपने माता पिता से शेयर नहीं कर पाते। माता पिता भी उन्हें उसी डिसिप्लिन के तहत कि भाई हमारा डिसिप्लिन कहीं इधर से उधर ना हो जाए, खुल के बात नहीं कर पाते। तब ऐसे जितने भी प्रकरण हैं उनमें इसी प्रकार का दृश्य सामने आता है। जैसे कि पहले समय में लोग प्रेम विवाह भी बहुत करते थे, वो तो हमारा इतिहास ही गवाह है, जानते हैं आप। लेकिन अभी जो मैं 60-70-80 साल पहले की बात करूँ तो उसमें लोग अरेंज मैरिज करते थे। जी। जैसे कि पत्नी को देखा ही नहीं है, माँ बाप ने या किसी और ने गांव के किसी ने बता दी कि वहाँ एक लड़का है, वहाँ की एक लड़की, वो लड़का ठीक है, वो लड़की ठीक है, परिवार ठीक है, परिवार के हिसाब से शादी होती थी। लड़की ने लड़के को नहीं देखा, लड़के ने लड़की को नहीं देखा, शादियाँ हो जाती थी। जी। तो उन लोगों की शादी सक्सेस भी होती थी। लेकिन जहाँ प्रेम प्रसंग, मतलब जिसको बोलते हैं लव मैरिज, प्रेम विवाह होने के बाद शादी अनसक्सेसफुल 99% हो जाती है, 1% सक्सेस होती है। उस पर आप कुछ लेखन करना चाहिए। देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जी। अगर हम देखें तो प्राचीन समय से लेकर अब तक धीरे 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 हर चीज में बदलाव आया है। इसी प्रकार से हर व्यक्ति के सोचने समझने रहन सहन के ढंग में भी बदलाव आया है। तो अगर हम प्राचीन दृष्टिकोण से देखें तो वास्तव में ये सत्य है कि 99% विवाह जो होते थे वो माता पिता के दिए हुए संस्कारों के अनुसार ही, और वो संस्कृति सभ्यता हमारी जो उनमें कूट कूट के भरी जाती थी, उनको पहले बचपन से ही रखा जाता था, गुरुकुल में पढ़ाया जाता था। तो वो बच्चे ऐसे होते थे कि उनमें दिस दैट कुछ नहीं, वो हमारे दिए जो माता पिता के दिए हुए संस्कार थे उनके अनुसार ही उनके हर वचन का पालन करते थे, ठीक, और उसको अंतिम समय तक निभाते थे। और इसीलिए उस समय के जितने भी ये परिवार के जितने भी हमारी प्रणालियां थी वो अच्छी चली, बहुत अच्छी चली। वो उनमें कोई ऐसा वो नहीं हुआ। एक दो अपवाद हम कह सकते हैं, एक दो अपवाद कहीं रहे हो, लेकिन अधिकांश बढ़िया रहा, क्योंकि हमारे बच्चे बचपन से ही संस्कार हम माता पिता देते थे उन्हें, अपने जो संस्कार संस्कृति सभ्यता उसके बारे में, शास्त्रों के बारे में उनको अच्छी तरह समझाते थे कि हम लोगों की जड़ें कहाँ हैं और हम लोगों का जो कर्तव्य है वो क्या है, हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, और हमें किस तरह से अपने परिवार का मान सम्मान हर चीज़ के बारे में बताया जाता था। उसकी रक्षा वो लोग उसका करते थे बच्चे, और बच्चे उसी तरह से माता पिता का वो करते थे, आज्ञा का पालन करते थे। इसलिए वो एक अलग पहलू है। अब आजकल के समय में जब तेजी से समय का परिवर्तन हुआ है, हमारे सामाजिक, हमारे दैनिक पारिवारिक जो मूल हैं उनमें बदलाव आया है। हर प्रकार के जो मूल हैं उनमें इतना बदलाव आ गया है कि उसके बारे में हम जितना भी व्याख्या करें वो कम है। और उसके तहत अब जो लव मैरिजेस हो रही हैं, प्रेम होना चाहिए, क्योंकि कृष्ण का प्रेम, हाँ, क्योंकि प्रेम क्या होता है, प्रेम का एक सही वास्तविक अगर वो लगाया जाए तो वो है त्याग, तपस्या, बलिदान, समर्पण। ये होता है प्रेम। प्रेम ये नहीं होता है कि किसी सुंदरता है, किसी का शरीर देख के हम उस पर आकर्षित हो जाएं उसको यूज करने के लिए। और आजकल 99% प्रेम ऐसा ही है, वो त्याग, तपस्या, समर्पण वाला तो है ही नहीं। इसीलिए जब ऐसे विवाह होते हैं तो वो कुछ ही दिन चल पाते हैं, क्योंकि कुछ दिन के बाद जो उनका उपयोगिता ह्रास नियम है जब लागू होता है, भाई कोई चीज आपने प्रेम तो किया नहीं है, आपने तो वो छद्म प्रेम किया है। छद्म प्रेम से मतलब है किसी की सुंदरता देखी, किसी के शरीर का आकर्षण देखा और आप उसको आपने प्रेम करार दे दिया है। तो वो असली प्रेम तो है नहीं, तो वो तो ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। असली जो चीज नहीं होगी वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगी, उसमें वो मजबूती वो चीज नहीं होगी। तो इसलिए
आजकल अधिकांश जो प्रेम विवाह हैं वो सफल नहीं हो रहे हैं, बहुत कम ही सफल होते हैं, और वो उन्हीं में सफल होते हैं जो दोनों बहुत मैच्योर्ड होते हैं, वही सफल होते हैं। धन्यवाद। और आप मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि अब आपको डिसाइड करना है कि आपको प्रेम विवाह करना है या माता पिता की आज्ञा से, जो माता पिता